हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। Hello everyone. Now today we will start MSN topic. In MSN we are discussing about cardiovascular abnormality. In cardiovascular abnormality we are discussing today. We will discuss on varicose vein. जैसा कि सबको पता है कि कार्डियोवास्कुलर अब्नॉर्मलिटी हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है टॉपिक का नाम है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है कि जब वेन के अंदर जब ब्लड फ्लो जो है वो बैक फ्लो होने लग जाए उसका, जैसे मान लो कि ये कोई वेन है, इस वेन के अंदर जो ब्लड को हार्ट के अपवार्ड जाना चाहिए वो टूवार्ड हो जाए। जैसे मान लो कि वेन के अंदर ब्लड को इस तरफ से जाना चाहिए लेकिन उसका बैक फ्लो होने लग जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेन के अंदर इनलार्जमेंट हो जाती है, वेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, वेन का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे वेरिकोज वेन। मतलब कि जब वेन के अंदर ब्लड फ्लो है वो बैक फ्लो हो जाए, ब्लड का जो फ्लो है वो फॉरवर्ड ना होके बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम बोलेंगे वेरिकोज वेन, जो कि मोस्टली अक्सर होता है वाल्व्स की अब्नॉर्मलिटी की वजह से। जो वेन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के वाल्व होते हैं जो कि ब्लड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। मतलब ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो, ब्लड का बैक फ्लो ना हो, उसको प्रिवेंट करके रखते हैं। लेकिन अगर ये वाल्व के अंदर अब्नॉर्मलिटी आ जाए तो क्या होता है, उस ब्लड का बैक फ्लो होने लग जाता है, और जब ब्लड का बैक फ्लो होने लगता है तो उस कंडीशन में जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि वेरिकोज वेन की जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो होगी वेरिकोज वेन आर swollen, twisting and enlarged vein that can seen under the skin। मतलब जब वेरिकोज वेन क्या है कि जब वेन के अंदर स्वेलिंग आ जाए, उसके अंदर वेन है वो ट्विस्ट हो जाए, जैसे ये वेन है वो इस तरह से ट्विस्ट हो जाए तो आगे ब्लड है वो पास नहीं होगा तो ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। उसका एनलार्जमेंट हो जाए, मतलब वेन है उसका एनलार्जमेंट हो जाए तो उसको हम वेरिकोज वेन बोलेंगे, जो कि दैट कैन सीन अंडर द स्किन, जो कि स्किन के अंदर देखने को मिलता है। जैसे सुपरफिशियल हमारी स्किन होती है उसके अंदर जो वेन जा रही है वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि ब्लड जो वेन है वो वेरिकोज हो जाएगी, उसके अंदर इनलार्जमेंट हो जाएगी। जैसे कई बार देखने को मिलता है कि कोई हैवी वर्क जब हम कर रहे हैं तो मोस्टली जो हमारे लेग्स के अंदर जो काफ मसल है, जो काफ जो पार्ट है वहां पे क्या होता है कि जो वेन है वो इनलार्ज हो जाती है, मतलब वेन है वो बाहर से हमें दिखाई देने लग जाती है, उसका साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस तरह की कंडीशन है वो अक्कर होगी। मोस्टली क्या होता है, जिस मोस्टली अक्कर इन लेग, जो कि मोस्टली लेग्स में अक्कर होती है, बट कैन अक्कर एनी पार्ट ऑफ बॉडी, लेकिन रेयरली ये बॉडी किसी भी पार्ट में अक्कर हो सकती है। अब सिंपल बात करें, नॉर्मली जनरल्स की बात करें, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वाल्व इन वेन कीप ब्लड मूविंग अपवर्ड। मतलब क्या है कि नॉर्मली वाल्व होते हैं वेन के अंदर जो क्या करते हैं, कीप करते हैं किसको, ब्लड को मूविंग करवाते हैं अपवर्ड। मतलब जो वाल्व होते हैं वो ब्लड की जो अपवर्ड मूविंग है उसको कीप करके रखते हैं, ठीक है, अपवर्ड द हार्ट व्हेन द वाल्व डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। और जब वाल्व की अबनॉर्मलिटी हो जाए, जब वाल्व है वो प्रॉपर्ली वर्क ना कर पाए तो क्या हो जाएगा, ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा। इफ वाल्व डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली देन दे अलो ब्लड टू बैक अप इनटू वेन। मतलब तो क्या होगा, जो ब्लड है वो वेन के अंदर उसका बैक फ्लो होने लग जाएगा, उसको हम बोलेंगे वेरिकोज वेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कोजेस की कि जो वेरिकोज वेन होती है उसके कोज क्या रहेंगे, तो फर्स्ट वन है ओल्ड एज। अगर पर्सन की एज है वो मोर देन 55 हो गई है तो उस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी है वो वेसल्स की इलास्टिसिटी कमजोर होने की वजह से जो वाल्व्स है वो कमजोर हो सकते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट वन है बीइंग फीमेल। बीइंग फीमेल का मतलब है कि अगर कोई लेडीज है तो उसके अंदर होने के चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। बीइंग फीमेल में क्या होता है कि जब
या हम बात करें प्रेगनेंसी, या हम बात करें मेनोपॉज, जब फीमेल के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, या जब उसके मेनोपॉज स्टार्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर फीमेल कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स यूज कर रही है या कोई वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज कर रही है, तो उस कंडीशन में हार्मोनल चेंज होने की वजह से क्या है, फीमेल के अंदर ब्लड के अंदर बैकफ्लो हो सकता है, व वेसल्स के जो वाल है उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है वो आ सकता है। बीइंग बोर्न विद वाल्व डिफॉर्मिटी, अगर जो बोर्न है मतलब जो जन्म है वो वाल्व की डिफॉर्मिटी के साथ हुआ है, जैसे कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम, बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा है वो बॉर्न हुआ है और बोर्न की कंडीशन में उसके वाल्वुलर डिफिकल्टी जन्मजात उसको मिली है, तो उस कंडीशन में वेरिकोज वेन हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापा ज्यादा आ गया है, ठीक है, मोटापा ज्यादा आने की वजह से प्रेशर ज्यादा लगेगा, वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगने से जो वाल है वेसल्स की वो अफेक्टेड होगी, और जब वाल अफेक्टेड होगी तो क्या होगा, जो उसके अंदर जो वाल्स लगे हुए हैं, जो वाल है वो अफेक्ट हो जाएगी वेन की, तो वाल के अफेक्ट होने की वजह से उसके अंदर जो वाल्स लगे हुए हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं, तो ओबेसिटी की वजह से भी ये क्रिएट हो सकता है। प्रेगनेंसी में क्या होगा, फीमेल है वो वेट गेन करेगी, और जो वेट गेन करने से क्या है, जो लोअर पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट है, वो वेट को वियर करेगा, तो लोअर पार्ट में वेट ज्यादा लगने की वजह से, जैसे कि ओबेसिटी में बताया, जो दीवार है वो जो वॉल ऑफ वेन है वो अब नॉर्मल होएगी, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, तो उसके अंदर चेंजेस आने की वजह से जो वाल्व्स है वो डिफॉर्मेट हो जाएंगे और ब्लड का बैकफ्लो होने लग जाएगा। तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में वेट बढ़ने से, प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से वेसल्स के अंदर ब्लड का बैकफ्लो हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट इन वेन, अगर वेन के अंदर ब्लड क्लॉट की हिस्ट्री है, मतलब वेन के अंदर ब्लड क्लॉट बढ़ रहा है, लिपिड्स की अमाउंट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड का क्लॉट हो जाएगा, और जब ब्लड का क्लॉट हो जाएगा तो जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड है वो आगे सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, जब वो आगे सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, वाल के ऊपर जो वेसल्स की जो दीवारें हैं उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जब दीवारों पे प्रेशर लगेगा तो जो वाल्व वहां पे प्रेजेंट है, जो वाल्व्स वहां पे प्रेजेंट है वो अफेक्टेड होंगे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली के अंदर इस तरह की हिस्ट्री रही है, जैसे फादर मदर या मदर की फैमिली में या फादर की फैमिली में इस तरह की कोई पहले वेरिकोज वेन किसी को हुआ है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है। डैमेज वाल्व ऑफ वेन, सिंपल इसी की बात कर रहे हैं कि जो वाल्व्स है, वेन के जो वाल्व्स है वो अगर डैमेज हो जाए ड्यू टू जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, अगर डीप वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस है, जैसे ब्लड क्लॉट बन रहा है, तो क्या है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ट्रॉमा, अगर वेन के अंदर ट्रॉमा हो जाता है उसकी वजह से हो सकता है। स्मोकिंग, अगर कोई पहले स्मोक कर रहा है तो उसकी वजह से वेरिकोज वेन क्रिएट हो सकता है। और नेक्स्ट वन है लॉन्ग टाइम सिटिंग और स्टैंडिंग, अगर पर्सन है वो लंबे टाइम तक बैठा रहता है, सिटिंग पोजीशन में रहता है, लॉन्ग टाइम वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, तो उस कंडीशन में वेरिकोज वेन जो अबनॉर्मलिटी है वो पेशेंट के अंदर क्रिएट हो सकती है। तो ये हमने बात की इसकी डेफिनेशन और इसके कॉजेस की, कि क्या इसकी डेफिनेशन होगी और क्या इसके कॉज होंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, कि ये किस तरह से क्यों अक्सर होगा, ये हमने पढ़ लिया, और कैसे अक्सर होगा ये हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी वेन होती है, हम लिख सकते हैं वेन हैव लीफ लाइक वाल, मतलब कि जो हमारी वेन जो होती है उसके अंदर जो लीफ लाइक है वो वाल प्रेजेंट होते हैं। अगर लीफ लाइक जो वाल है ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ये वाल है वो अफेक्ट हो जाए,
अफेक्ट वाल्व्स। जब ये वाल्व्स है वो अफेक्ट हो जाएंगे, तो वाल्व अफेक्ट होंगे तो क्या होगा, डैमेज और abnormality ऑफ वाल्व्स के अंदर abnormality आ जाएगी। जब वाल्व्स के अंदर abnormality आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव और लॉस ऑफ फंक्शन। जो फंक्शनिंग है वो बंद कर देंगे, या जो फंक्शनिंग है वो कम हो सकती है, जो वाल है वो उसको जो बैकफ्लो है उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। जब ब्लड का बैकफ्लो हो जाएगा देन क्या होगा, ब्लड फ्लो बैक इन वेन। जब ये फंक्शन नहीं करेंगे वाल्व्स तो क्या है, ब्लड है वो बैक फ्लो करने लग जाएगा, और जब ब्लड है वो बैक फ्लो करने लग जाए तो क्या होगा, वेन enlarge और इन्फ्लाम। जो वेन है वो enlarge हो जाएगी और इन्फ्लाम हो जाएगी, और अगर वेन का enlargement हो रहा है या वेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे वेरिकोज वेन। तो ये सिंपल इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। तो हम बता सकते हैं कि इस तरह से जो वेरिकोज वेन है वो पेशेंट के अंदर अक्कर हो सकता है। तो अब नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम बात करें इसके साइन सिम्टम की, कि जो पेशेंट है उसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम है वो आ सकते हैं। तो साइन सिम्टम में क्या होगा, पेन एट साइड। पेन एट साइड का मतलब है कि जहां जिस साइड पे वेन के अंदर इनलार्जमेंट हो रही है, वेरिकोज अक्कर हो रही है, वहां पे क्या हो जाएगा, पेन है वो अक्कर होएगा। नेक्स्ट वन है फीलिंग हैवीनेस। भारीपन फील होगा, फीलिंग हैवीनेस एट साइड। जहां पर भी इलाजमेंट हो रहा है उस साइड पे क्या होगा, पेशेंट को हैवीनेस वो फील होगी। दूसरा एचिंग, मतलब जहां पे ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, बैकफ्लो होने लग गया है, वहां से क्या हो जाएगा, पेशेंट्स को एचिंग की कंडीशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वेन का इलाजमेंट, वेसल्स के अंदर जो है इलाजमेंट है वो वेन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। डिस्कलरेशन, ऑफ वेन एट साइड और अपवर्ड, मतलब वेन के अंदर जो साइनोसिस की कंडीशन है या जो नॉर्मल जो कलर है उससे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, हमें जो कलर है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है ड्राइनेस। पेशेंट को ड्राइनेस है, स्किन है वो ड्राइनेस हो सकती है। नेक्स्ट वन अगर हम ड्राइनेस की अगर बात करें तो क्रैम्प्स इन लेग, मोस्टली लेग में होता है, और लेग्स में अगर वेरिकोज वेन क्रिएट हो रहा है तो लेग्स के अंदर क्रैम्प्स आएंगे, क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लेग्स के अंदर भारीपन उसको फील होगा या डिस्कंफर्टेबल होगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि डिस्कंफर्टेबल। तो ये मेनली साइन है वो हमें पेशेंट्स की वेरिकोज वेन के अंदर देखने को मिलते हैं। साइन के बाद नेक्स्ट हम बात करें इसकी डायग्नोसिस की। तो जो डायग्नोसिस है वो बड़े सिंपल है, जो पीछे हम करते आए हैं लगभग वही डायग्नोसिस होंगे। पेशेंट की हम हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री लेने के बाद कंप्लीट हम हिस्ट्री लेंगे उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो मोस्टली पेरिफेरल पार्ट है वहां पे हम जो वेन है, जो ब्लड वेन है, उनका हम एग्जामिनेशन करेंगे कि उनका कलर कैसा है, उनका जो साइज है वो कैसा है, उनसे जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। इसके बाद नेक्स्ट वन अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो हम सीबीसी करवा सकते हैं।
अगर क्लॉट बन रहा है तो हम जो कोएगुलेशन फैक्टर उनको चेक कर सकते हैं, या ब्लड केमिस्ट्री है उसको हम असेस कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट जो डायग्नोसिस है वो है वेनोग्राफी। जो एंजियोग्राफी के जो टाइप है वेनोग्राफी और आर्टियोग्राफी, उसके अंदर जो वेनोग्राफी है वो हम कराएंगे, VAINO वेनोग्राफी, सॉरी स्पेलिंग रहेगी इसकी। तो जो वेनोग्राफी है वो हम करवाएंगे जिससे कि हमें कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा हम यूएसजी जो वेसल्स है उसकी हम यूएसजी करवा सकते हैं, मतलब कि जिस साइट पे जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है वहां पे डॉपलर, वहां पर हम क्या है डॉपलर यूएसजी करवा सकते हैं। और डॉपलर यूएसजी से हमें क्या है और डिजीज है या एब्नॉर्मलिटी वो कंफर्म हो जाती है। तो ये हमने बात की थी इसके डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस के बारे में नेक्स्ट वन हम बात करें मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट को 4 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हम बात करें जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज। पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज। पेशेंट को बोलेंगे वेट लॉस, पेशेंट का जो वेट है उसको हम लॉस करवाएंगे, कम करवाएंगे। नेक्स्ट वन है अवॉइड लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग एंड सिटिंग। लंबे टाइम तक उसको बैठने या उसकी जो सिटिंग है उसको नहीं करना चाहिए। उसको हम गाइड करेंगे कि भाई लंबे टाइम तक ना आपने बैठे रहना और लंबे टाइम तक खड़े भी नहीं रहना है। नेक्स्ट वन है अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर कर रहा है तो उसको हम अवॉइड करवाएंगे, अवॉइड स्मोकिंग उसकी हम अवॉइड करवा देंगे ताकि जो वाल्वुलर प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट वन है वियर कंप्रेस स्टॉप। कंप्रेस स्टॉकिंग का मतलब होगा कि हम उसको बोलेंगे कि अगर वाल्वुलर एब्नॉर्मलिटी क्रिएट हो गई है, मतलब अगर वेरिकोज वेन अकर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि टाइट जो बेल्ट है, टाइट जो स्टॉक्स है उसको वीर करके रखे ताकि जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, वो अक्कर ना हो। तो ये मोस्टली हम जो नॉर्मल जो जनरल मैनेजमेंट है उसके अंदर हम इसकी बात करेंगे। अब जनरल मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, कि हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर हम उसको एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करेंगे, या हम उसको बोलेंगे पेन किलर। पेशेंट को बोलेंगे भी अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में एनाल्जेसिक है वो ले सकता है। दूसरा है कि वो जो पेन किलर ड्रग्स है वो ले सकता है ताकि पेशेंट को जो पेन है वो फील ना हो। और नेक्स्ट हम बात करें तो वो है जो एंजियोटेंसिव ड्रग्स होती है वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। एंजियोलाइटिक ड्रग्स का मतलब होगा कि जो एंजाइटी को रिलीव करती है। जैसे हम बात करें डायजेपाम हो गया, जो डायजेपाम ड्रग है वो क्या है, एक तरह की एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती है। नेक्स्ट में हम बात करें एल्प्रा, तो एल्प्राजोलाम ड्रग्स है वो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर जो एंजियोलाइटिक ड्रग्स है वो देंगे। मतलब पेशेंट की जो एंजाइटी हो रही है या उसको जो घबराहट हो रही है या उसको जो डिस्कंफर्टेबल हो रहा है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, उसके लिए ये सब हम प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट वन है एंटीकोएगुलेटरी ड्रग। जो एंटीकोएगुलेटरी ड्रग्स है वो देंगे ताकि ब्लड का जो क्लॉट है वो ना बने। नेक्स्ट वन है
नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, पेशेंट्स को इंफ्लेमेशन हो रही है, इन्लार्जमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है वो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमने बात की थी मेडिकल मैनेजमेंट की। अब नेक्स्ट जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके बाद हम पढ़ते होते हैं थर्ड वन सर्जिकल मैनेजमेंट। तो जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर हम 4 से 5 प्रोसीजर करके, कई सारे प्रोसीजर है, 4-5 की हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे फर्स्ट वन अगर हम बात करें कि किस सर्जरी से हम पेशेंट को, कौन से प्रोसीजर से हम जो वेरिकोज वेन है उसको हम ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट वन है स्क्लेरोथेरेपी, स्क्लेरोथेरेपी। जो स्क्लेरोथेरेपी है वो हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। स्क्लेरोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट्स की जिस वेसल्स के अंदर जो वेरिकोज अक्कर हो रहा है या नॉर्मलिटी अक्कर हो रही है, वहां पे हम क्या करते हैं, फिनोल 5% है वो उस वेसल्स के अंदर, उस वेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, जहां पर भी अबनॉर्मलिटी है उस अबनॉर्मलिटी पे वहां पर मतलब वाल्व्स के अंदर कोलैप्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और जो वाल्व्स के अंदर जो वाल्व्स हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम आई हुई है वो इस एजेंट की वजह से वो ठीक हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। तो हम जो इन्वेजिव प्रोसीजर उसके अंदर जो फिनोल 5% है वो वेन के अंदर जिस साइड पे ये अक्कर हुआ है वहां पे क्या करेंगे, हम इंड्यूस कर देंगे तो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। एक होता है सेकंड एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी। एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं कि एंडोस्कोप के थ्रू हम जिस वेसल्स के अंदर, जिस वेन के अंदर अबनॉर्मलिटी क्रिएट हुई है वहां पर कैथेटर इंड्यूस करते हैं। और जो अबनॉर्मलिटी है, जैसे मान लो कि लार्ज वेन के अंदर अबनॉर्मलिटी क्रिएट हो गई है या जो अबनॉर्मलिटी है वो बड़ी है, उस कंडीशन में एंडोस्कोपिक जो वेन सर्जरी वो हम यूज करते हैं। इसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्ट वेन है, जो वेन नेक्रोटाइज हो गई है या वेन के वहां पर अबनॉर्मलिटी हो रही है, तो उस लोकल या कंप्लीट वेसल्स को हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी। तो इसके अंदर हम ये करते हैं। उसके बाद होता है लेजर टेक्निक्स का यूज करते हैं, लेजर सर्जरी जिसको बोलते हैं। अगर वाल्वुलर अबनॉर्मलिटी हुई है उस कंडीशन में लेजर टेक्निक्स का यूज करेंगे। जो लेजर रेज जो होती है उनको क्या करेंगे, जिस साइड पे अबनॉर्मलिटी है वहां पर हम उनको छोड़ेंगे, वहां पर उनको हम जब स्प्रेड करेंगे तो जहां पर अबनॉर्मलिटी है, जहां पर कोलैप्सन हो गया है, तो जो वाल्व है वो काम नहीं कर रहा, तो लेजर टेक्निक्स की वजह से वहां पर अबनॉर्मलिटी है वो रिमूव हो जाएगी और वाल्व है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो क्लोज जो आ गया है, जो क्लोज वहां पे आया है, जो कवर वहां पे आ रही है, उसको हम ऑफ करते हैं, ऑफ बाय द लेजर। जो क्लोज है, जो कोलैप्सन जो आ रहा है उसको हम लेजर के थ्रू वो ठीक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में होता है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी में क्या करते हैं हम, -85 डिग्री पे उस वेन के अंदर फ्रीजिंग कर देते हैं, जिससे जो इन्लार्जमेंट है वो नहीं होती, जो स्वेलिंग है वो क्रिएट नहीं होती। तो हम क्रायोसर्जरी से भी पेशेंट की जो वेरिकोज वेन है उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है वेन स्ट्रिपिंग। वेन स्ट्रिपिंग और एंडोस्कोपी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं कि जब लार्ज अबनॉर्मलिटी हो, जब अबनॉर्मलिटी है वो बड़ी हो, उस कंडीशन में एंडोस्कोपिक सर्जरी हम यूज करते हैं। और वेन स्ट्रिपिंग के अंदर क्या करते हैं, जब अबनॉर्मलिटी माइनर होती है उस कंडीशन में यूज करते हैं। और इसमें जो वेन के अंदर अबनॉर्मलिटी उसको डायरेक्टली हम वहां से उस क्लॉट को या उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं या उस वेन को रिमूव कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं वेन
स्प्लिटिंग सर्जरी। इसके बाद नेक्स्ट होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि पीछे की डिजीज में जो हम नर्सिंग मैनेजमेंट करते आए हैं वैसा ही इसी का नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा। तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो जो बाकी जो कार्डियोवास्कुलर अब्नॉर्मलिटी पड़ी थी उनका सेम ही रहेगा। तो ये हमने आज बात की वेरिकोज वेन के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।